हे दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 12 का। मैं आपको ये बात बता दूं कि पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स मैं आपको इसी चैनल पर अपलोड करके दूंगी। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरे चैप्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स इस सेशन के लिए। ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर के लिए वीडियोस बनाए थे, लेकिन लास्ट ईयर बहुत कुछ अलग था। 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया था, पैटर्न अलग था। बट इस बार ऐसा नहीं है अभी तक। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नए सेशन के लिए। चैप्टर नंबर 1 से देखेंगे, जिसका नाम है ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। ये वाला चैप्टर, ठीक है। चलो, बहुत मज़ा आएगा आपको, आप टेंशन मत लेना। सबसे पहले तो यार, चैप्टर का नाम है ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे ग्राफ होते हैं और हम इन्हीं सब के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ने वाले हैं। अब एग्जैक्टली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो आप देख लीजिए। तो हम पढ़ेंगे कि डायग्राम और ग्राफ क्या होता है, टाइप्स ऑफ डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कुछ टॉपिक्स है जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। एंड ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, तो इजीली हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो देखिए, ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसका काम क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स का काम होता है कि हमारे पूरी दुनिया में जितने भी इकोनॉमिक इवेंट्स हो रहे हैं ना, उनको एक्सप्लेन करता है और उनको एनालाइज करता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक मिनट मैम, व्हाट इज़ इकोनॉमिक इवेंट? इकोनॉमिक इवेंट का मतलब क्या होता है? तो इकोनॉमिक इवेंट का मतलब होता है वो इवेंट जिसमें हम पैसे की लेन देन करते हैं। तो इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम ये होता है कि वो उन सभी इकोनॉमिक इवेंट्स को एक्सप्लेन करता है और एनालाइज करता है, ठीक है। अब देखो, हमारी दुनिया में यार बहुत सारे स्टेट है, बैंक्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, और ये सब अपना डेटा पूरी दुनिया को दिखाते हैं। लेकिन जब ये लोग अपना डेटा दुनिया को दिखाते हैं, तो जो ले पर्सनस हैं, यानी कि जो अनपढ़ लोग हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आता। भाई, हमको क्या इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते ही नहीं, तो उनको समझ ही नहीं आता। और जो चीज़ समझ नहीं आती, भाई श्योर सी बात है, इंटरेस्ट कहाँ से आएगी। लेकिन हम उनके अटेंशन को खींच सकते हैं अगर हम वही चीज़ों को पिक्चर के रूप में उन्हें दिखाएं। अगर हम वही चीज़ को पिक्चर के रूप में उन्हें दिखाएंगे ना, तो उन्हें इंटरेस्ट आएगा। बट सवाल आता है, पिक्चर के रूप में कैसे दिखाएं? तो यार, पिक्चर के रूप में भी दिखाया जा सकता है। इसके दो तरीके हैं, पहला है डायग्राम, दूसरा है ग्राफ। दोनों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डायग्राम, ठीक है। तो ये रहा इसका डेफिनेशन, देख सकते हो आप। डायग्राम इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय अ वे ऑफ पिक्चर। तो इसका मतलब ये है, एक मिनट, ओके। तो इसका मतलब ये है कि आपके सामने समझ लो कोई डेटा दिया हुआ है। लेट्स से आप एक समोसे की दुकान पे गए और आपने उनसे कहा कि भाई, आप कितना समोसा बेच लेते हो पूरे दिन में? तो उन्होंने कहा, सुबह मैं इतना बेचता हूँ, दोपहर को इतना बेचता हूँ, शाम को इतना बेचता हूँ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको डेटा दे दिया। अब जब आप उस डेटा को पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करोगे ना, उसी को कहा जाता है डायग्राम। क्लियर है? जब भी किसी डेटा को पिक्चर के रूप में आप रिप्रेजेंट करते हो, उसको क्या कहा जाता है? डायग्राम कहा जाता है। अब देखो यार, डायग्राम बनाने के लिए स्केल और मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम सही तरह से आपको बनाना है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज अगर आपको नहीं भी है तो भी चलेगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज ज़रूरी नहीं है जब आप डायग्राम बना रहे हो। तो ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है वो उस डेटा के लिए बनाया जाता है जो डेटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हो। मतलब मैम, आप क्या बोल रहे हो? तो देखो मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो इसे कहा जाता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ये जो डेटा है वो अकेला होता है, ग्रुप में नहीं होता है, अकेला होता है। तो जब भी आपको ऐसा डेटा देखने मिले, तो आप समझ लेना आपको बनाना है डायग्राम, यानी कि ऐसा वाला। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको।
हाँ, तो हम यहाँ पे थे। सो आगे देखते हैं। और डायग्राम इज ड्रॉन फॉर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा। देखो, जब आप डायग्राम बनाते हो ना यार, तो आप इजीली उसको समझ लोगे, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपको किसी और को बुलाना पड़ेगा कि यार ये समझा दे, बिल्कुल समझ आ जाएगा। डायग्राम ऐसा होता है। एंड इवन जो ले पर्सन्स हैं, यानी कि जो अनपढ़ लोग हैं, वो भी इसे इजीली समझ पाते हैं। अब ये जो डायग्राम है वो यूज़ कौन करता है? तो ये जो डायग्राम है वो एडवर्टाइजिंग कंपनीज यूज़ करती हैं, गवर्नमेंट भी यूज़ करते हैं, एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाले भी यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको डायग्राम समझ आ गया है। ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखो, वही है, कलर बदल लेते हैं, है ना। यस, ओके। So a graph is also a representation of observable data by a way of पिक्चर। तो ग्राफ का मतलब भी वही होता है, डेफिनेशन एकदम सेम है, कि जब आपके पास कोई डेटा हो और आप उसको पिक्चर के रूप में दिखा रहे हो तो उसको कहा जाता है ग्राफ, ठीक है। लेकिन मैम फिर इसमें क्या अलग है डायग्राम से, तो वो देखते हैं। तो यार ये नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप ग्राफ को आसानी से समझ नहीं पाते हो। आपको है ना स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज चाहिए ग्राफ को समझने के लिए, जबकि डायग्राम आप आसानी से समझ लोगे, लेकिन ग्राफ आप नहीं समझ पाओगे। ग्राफ उस डेटा के लिए बनाया जाता है जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। देखो, ये रहा। जब डेटा इस तरह से ग्रुप में दिया रहता है तो आपको क्या बनाना होता है? ग्राफ बनाना होता है। और नहीं तो जब अकेला होता है तो क्या बनाओगे? डायग्राम बनाओगे। क्लियर? ओहो, यस। तो जैसा हमने कहा, थॉरो नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज इसेंशियल टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड द ग्राफ। आपको चाहे ग्राफ को बनाना हो या चाहे आपको ग्राफ को समझना हो, स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो, यार कहाँ आ गए हम? कम 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 कम, यस। हाँ, एंड ये जो ग्राफ है वो कौन यूज़ करता है? तो दिस ग्राफ इज़ यूज्ड बाय रिसर्चर्स। एक तो रिसर्चर्स यूज़ करते हैं, एजुकेशनिस्ट यूज़ करते हैं। क्लियर? तो ये था ग्राफ और डायग्राम। और देखो यार, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम और ग्राफ के बीच का डिफरेंस आपको 2 मार्क के लिए या फिर 3 मार्क के लिए पूछ लेते हैं। तो आप इसे तारों के शहर में डाल दो। आई मीन टू से इम्पोर्टेंट है तो स्टार मार्क कर दो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ इन इकोनॉमिक्स। तो भाई ये जो डायग्राम है और ग्राफ है ये इतना ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उनको समझते हैं। ओके, तो ये जो यार सब्जेक्ट है ना इकोनॉमिक्स, एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इसको आसान बना सकते हैं, लेस कंफ्यूजिंग बना सकते हैं डायग्राम और ग्राफ की मदद से। दूसरा पॉइंट, आप बहुत सारे सालों का ट्रेंड सिर्फ एक ही डायग्राम और ग्राफ से समझ सकते हो। लेट्स से कि 2008 में इतना पर कैपिटा था, 2009 में इतना पर कैपिटा था, 10 में इतना था, 11 में इतना था। इतने सालों का ट्रेंड आप समझ सकते हो अगर आप उसको ग्राफ के रूप में या डायग्राम के रूप में प्रेजेंट कर दो तो। थर्ड, हमारे जो सेक्टर्स है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, तो आप उन चेंजेस को भी इजीली समझ सकते हो डायग्राम और ग्राफ की मदद से। फोर्थ, आप इजीली कंपैरिजन भी कर सकते हो बिटवीन ग्रुप एंड क्लासेस, रीजन्स, सेक्टर्स एंड टाइम पीरियड्स। मतलब कि कंपैरिजन करने के लिए भी डायग्राम एंड ग्राफ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फिफ्थ है कि ये जो इकोनॉमिक्स है ना यार, एक्चुअली में जब कोई इसे पढ़ाता है तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है पढ़ाना, लेकिन जब हम डायग्राम और ग्राफ की मदद से इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं तो इससे जो पढ़ा रहा है उसका भी टाइम और एफर्ट बचता है, और जो पढ़ रहा है ना वो भी आसानी से समझ लेता है चीज़ों को। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि इकोनॉमिक्स में है ना कुछ डिफ़िकल्ट प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ बहुत डिफ़िकल्ट प्रिंसिपल्स होते हैं जो अपने क्लास 11 में पढ़े होंगे, जैसे कि डिमांड का कॉन्सेप्ट, सप्लाई का कॉन्सेप्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट।
ये सब एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हार्ड थे, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारा ग्राफ दिया हुआ था, डायग्राम दिया हुआ था, तो इन सब से आपने इजीली इन हार्ड हार्ड प्रिंसिपल को भी समझ लिया। तो आप बहुत हार्ड प्रिंसिपल्स को भी बहुत आसानी से समझ सकते हो डायग्राम और ग्राफ की मदद से। नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल ड्राइंग अ डायग्राम और ग्राफ। आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है जब आप डायग्राम या ग्राफ बना रहे हो। सो सबसे पहला तो यार, एक मिनट, यस, सबसे पहला तो जब आपके पास डेटा आए तो आपको ये डिसाइड करना है कि मैं इस डेटा के लिए डायग्राम बनाऊं कि ग्राफ बनाऊं। सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है, ये डिसाइड करना है कि भाई मैं इसके लिए डायग्राम बनाऊं कि ग्राफ बनाऊं। दूसरा, आप चाहे जो भी बनाओ यार, वो नीट और क्लियर दिखना चाहिए। आप बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हो उसको सुंदर दिखाने के लिए। थर्ड, स्केल एंड मेजर, आपको प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट कर वर के ही अपने ग्राफ या डायग्राम को बनाना होता है। फोर्थ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस, आपको सही तरह से एक्सिस भी दिखाना है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। फिफ्थ है डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा, जब आप डायग्राम बनाते हो या ग्राफ बनाते हो और नीचे सोर्स मेंशन कर देते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सोर्स का मतलब ये होता है कि आपने वो जो डायग्राम बनाया है या ग्राफ बनाया है उसमें जो आपने इंफॉर्मेशन यूज़ किया है वो आप कहाँ से लेकर आए हो। तो जब आपका सोर्स सही होगा तो लोग आपके डायग्राम या ग्राफ पे भरोसा करेंगे। लास्ट है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा, आपको मेथड भी लिख देना है कि मैंने इस मेथड से एक डायग्राम या ग्राफ बनाया है। क्लियर? चलो, तो टाइप्स ऑफ डायग्राम, पिक्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, लाइन डायग्राम, सर्कल डायग्राम, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम, तो इन सब डायग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि वी शाल अंडरस्टैंड अबाउट टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम, मतलब इन्हीं तीन डायग्राम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ओके भाई, आप जो पढ़ा दोगे हम वो पढ़ लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले अपने को पढ़ना है टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। अब ये टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम देखो क्या होता है। पिक्चर्स विच शो द शेप और स्लोप ऑफ ए रिलेशनशिप इन इकोनॉमिक्स बिटवीन टू वेरिएबल्स। एक्चुअली में ये जो टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम है ये एक पिक्चर है जो कि हमको शेप या स्लोप दिखाता है। क्या दिखाता है? शेप दिखाता है, नहीं तो स्लोप दिखाता है। हम एग्जाम्पल देखेंगे बट अभी आप समझ लो। ये ऐसे पिक्चर्स होते हैं जो शेप दिखाते हैं एंड स्लोप दिखाते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वाई एक्सिस पे होता है। अगेन इम्पोर्टेंट, याद कर लो, इंडिपेंडेंट एक्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे होता है? वाई एक्सिस पे होता है। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, साइज ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन वेरियस ईयर्स, ये सब। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सो टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जो हमको एक शेप या स्लोप दिखाता है। ये देखो यहाँ पे आपको एक शेप या स्लोप देखने को मिल रहा है। ये एक वेरिएबल है और ये एक वेरिएबल है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ओके। तो ये एक वेरिएबल है और ये एक वेरिएबल है, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, बहुत गुच्छा मुच्छी हो गया यार। चलो फिर से समझते हैं फ्रेश। ये एक वेरिएबल है और ये एक वेरिएबल है। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये आपको देखने मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक शेप या स्लोप की मदद से। तो इसी को कहा जाता है टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ है? एक्स एक्सिस पे है, और डिपेंडेंट कहाँ है? वाई एक्सिस पे है। क्लियर? चलो अभी अपन देखते हैं बार डायग्राम एंड टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। सो बेसिकली बार डायग्राम क्या होता है? एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार, वर्टिकल या फिर इस तरह से हॉरिजॉन्टल बार होता है, और बहुत सारे सेपरेट बार हम ड्रॉ करते हैं। देखो ये भी आपको एग्जाम्पल से ही समझ आएगा। एक और चीज़ देख लो कि बार डायग्राम्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: सिंपल बार डायग्राम, क्लस्टर्ड बार डायग्राम एंड डिवाइडेड बार डायग्राम। सबसे पहले देखते हैं सिंपल बार डायग्राम।
सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड सिंपल बार डायग्राम, और यहीं से आपको बार डायग्राम का मतलब भी पता चल जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर हमारे को डेटा दिया हुआ है कि जैन फैब में इतना यूनिट हमने बेचा, मार्च अप्रैल में इतना, मई जून में इतना, जुलाई अगस्त में इतना। तो ये जो मंथ है इसको हमने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया, और ये जो सेल है इसको हमने वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया, और इस तरह से ग्राफ बना दिया। तो यही है सिंपली एक बार डायग्राम, और ये है अलग अलग बार। आपको देखने तो पता चल ही रहा होगा देख के, ठीक है। तो यही होता है बार डायग्राम, और यही होता है सिंपल बार डायग्राम। क्लस्टर्ड बार डायग्राम क्या होता है, देखो ये सब है ना आपको यार एग्जाम्पल से ही समझ आएगा, इसलिए मैं आपको सीधा एग्जाम्पल ही दिखा रही हूँ। तो ये है देखो क्लस्टर्ड बार डायग्राम का एग्जाम्पल है। जब आपके पास इंफॉर्मेशन इस तरह दिया गया हो कि भाई जैन फैब में स्मॉल साइज़ की इतनी चॉकलेट बिकी, मीडियम की इतनी, लार्ज साइज़ की इतनी चॉकलेट बिकी, इन शॉर्ट एक ही महीने की बात की जा रही है, लेकिन देखो इंफॉर्मेशन तीन तीन दिया गया है। तो इससे जब भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हो आप समझ जाना आपको क्लस्टर्ड बार डायग्राम बनाना है। तो इसे आप इस तरह बनाओगे, देखो जैन फेब मार्च अप्रैल जो महीने थे वो हमने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया, और जितने चॉकलेट बिके थे उसको हमने वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो छोटे वाले इतने बिके थे, मीडियम वाले इतने, लार्ज वाले इतने। तो इस तरह से हमने अलग अलग बार बना के उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया। और ये देखो ये फुल ब्लैक है, ये थोड़ा अलग डिज़ाइन है, ये थोड़ा अलग डिज़ाइन है। तो ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई ये छोटा वाला चॉकलेट है, ये मिडल वाला, और ये बड़ा वाला। तो इस तरह से होता है क्लस्टर्ड बार डायग्राम। एंड लास्ट होता है डिवाइडेड बार डायग्राम। अभी देखो समझते हैं डिवाइडेड बार डायग्राम क्या होता है। इसे भी समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ ही ले चलती हूँ। तो देखो ये है अपना एग्जाम्पल कि जनवरी फरवरी में रूरल एरिया में इतने चॉकलेट बिके, अर्बन में इतने बिके, एंड ऑल इंडिया में इतने बिके। ठीक है, तो आप कहोगे मैम क्लस्टर्ड बार डायग्राम भी तो बना सकते हैं। तो यस ऑफ कोर्स आप क्लस्टर्ड बार डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन डिवाइडेड बार डायग्राम और भी आसान हो जाता है। तो इसे बनाना सीखते हैं। तो देखो यहाँ पर बना के इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे मंथ है जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इस तरह से मंथ दिए हुए हैं, और यहाँ पे सेल्स दिए हुए हैं। नाउ यहाँ देखो ऑल इंडिया जो सबसे बड़ा वाला होता है ना यार, उसका सबसे पहले तुम बार बना दो। ऑल इंडिया कितना लिखा हुआ है 70। तो तुम क्या करो, जैन फेब, ये रहा जैन फेब, तो यहाँ पे एक बार बना दो 70 का, राइट। 70 का एक बार बना दो। अब तुमने उसमें देखा कि क्या लिखा हुआ है आगे, रूरल में कितना है 30, अर्बन में है 40। तो क्या करो, तुमने 70 का एक बार तो बना दिया ऑल इंडिया का, तो इसमें आधा 30 मार्क कर दो एंड आधा 40 मार्क कर दो, जो दिखाता है कि ये रूरल है, ये अर्बन है। तो इस तरह से तुम्हें सारे ही बार बना देने हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा इजी है क्लस्टर्ड बार डायग्राम से। तो इसीलिए डिवाइडेड बार डायग्राम ज़्यादा प्रेफर करते हैं बच्चे बनाने के लिए। तो आई होप क्लियर है आपको कि ये क्या होता है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल ड्राइंग अ बार डायग्राम। ओके, क्या क्या बातें आपने ध्यान में रखनी है जब आप एक बार डायग्राम बना रहे हैं। तो सो द width of the bar does not represent any data, hence all bars should be of equal width। आप जो ये बार बना रहे हो इसकी जो चौड़ाई है ये सेम होनी चाहिए। देखो मैंने तो रफली बनाया इसलिए सेम नहीं है, बट आपको स्केल की मदद से बनाना है और सेम बनाना है। दूसरा, द लेंथ, ये जो लेंथ है ना यार, वो वैल्यू के हिसाब से ही होनी चाहिए। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिला है उसमें जो वैल्यू है उसी के हिसाब से आपको लेंथ रखना है। क्लियर। तीसरा, द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द बार शुड बी इक्वल। ये जो आप बना रहे हो तो ये जो डिस्टेंस है ना ये बराबर से रखना है आपको। ऑल बार शुड रेस्ट ऑन सेम लाइन। ये जो बार्स है ये सब एक्स एक्सिस पे ही होने चाहिए। एंड जो आप बार बना रहे हो वो लेफ़्ट से राइट जाने चाहिए। ठीक है, ये लेफ़्ट से राइट, ऐसा नहीं कि आप इस तरह से बना रहे हो, इस तरह से।
इस तरह से नहीं चलता है, आपको पहले ये बनाना है, फिर ये बनाना है, एंड फिर ये बनाना है। क्लियर? चलो, अपना नेक्स्ट टॉपिक है यार पाई डायग्राम। अब देखते हैं पाई डायग्राम क्या होता है। सो डिवीजन ऑफ सर्कल इन डिग्री रिप्रेजेंट्स अ पाई डायग्राम। जब आप किसी सर्कल को डिग्री में बांट देते हो, डिग्री में बांट देते हो तो वो बन जाता है पाई डायग्राम। क्लियर? चलो देखो, यहाँ पर है फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग अ प्रोपोर्शनल डिग्री, डिग्री इक्वल टू कंपोनेंट वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 360। इसको सही से तुम याद कर लेना। मतलब ये जो तुम सर्कल बना रहे हो, ठीक है, सर्कल तो तुम इजीली बना लोगे, बट एक डिग्री तुम कैसे बनाओगे वो तुम्हारे को आना चाहिए। उसके लिए तुम फॉर्मूला लर्न कर लो। तो यहाँ पर एक हमारे को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसी से समझ लेते हैं। यहाँ आइटम दिया हुआ है, बुक्स, स्टेशनरी एक्सेट्रा। अब यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड। तो देखो एग्ज़ाम में तुम्हारे को सिर्फ इतना ही चीज़ दिया रहेगा, एक तो बुक मतलब आइटम, और ये परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड। बाकी ये डिग्री तुमको खुद से कैलकुलेट करना है। तो वो तुम कैसे करोगे? तो यहाँ पे फॉर्मूला तो है ही, ये तुम लर्न कर लेना। एंड ये इजी है, देखो कैसे करना है। यहाँ है 20, तो तुम इसे 20 कर दो। टोटल कितना है? 100 है। एंड एक सर्कल का पूरा टोटल डिग्री कितना होता है? 360 होता है ना? तो फॉर्मूला के हिसाब से देखा जाए तो तुमको क्या करना है? 20 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 100। तो इस तरह से डिग्री आ जाएगी। और फिर तुमको वो क्या बोलते हैं उसको, चंदा, प्रोट्रैक्टर बोलते हैं ना। मैं चंदा कह रही थी। तो प्रोट्रैक्टर की मदद से जो ज्योमेट्री बॉक्स में आता है उसकी मदद से आपको ये बना लेना है एक सर्कल के अंदर, और फिर बन के रेडी हो जाएगा आपका पाई डायग्राम। तो एक्सपेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल ड्राइंग अ पाई डायग्राम। जब तुम पाई डायग्राम बना रहे हो तो तुम्हारे को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि यार एक जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो तुम्हें क्या कर लेना है, एक बार जब तुमने अपना डायग्राम बना लिया ना, तो सभी डिग्री को सम कर लो, मतलब सभी को प्लस कर लो, और वो 360 डिग्री ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा हुआ, कम हुआ, तो समझ लेना तुम्हारा डायग्राम गलत है। और तीसरे में ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे को कंपैरिजन करना है तो तुम क्या करो, दो पाई डायग्राम बना लो, दो पाई ग्राफ बना लो, और फिर जो छोटा होगा समझ जाना वो कम है, जो बड़ा होगा वो समझ लेना वो बड़ा है। क्या यार बच्चों वाली बातें लोग सिखा रहे हमको, इतने तो समझदार हैं ना हम लोग, क्या कहें। अब देखो टाइप्स ऑफ ग्राफ। सो यहाँ पे इतने सारे ग्राफ होते हैं। टाइम सीरीज ग्राफ, ग्राफ फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये हिस्टोग्राम आता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आता है, फ्रीक्वेंसी कर्व आता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आता है, और तीसरा जो ग्राफ है वो है लॉगरिथमिक ग्राफ। ओके, टाइम सीरीज ग्राफ। अब ये टाइम सीरीज ग्राफ क्या होता है, देखो बहुत आसानी से आपको समझाती हूँ। जब भी आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो, मतलब कि जब भी आप कोई भी बिजनेस करते हो, तो उसमें हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे तो कभी बहुत ज़्यादा मंदी आ जाएगी। अब आप उस प्रॉफिट को या आप उस मंदी को कैसे कैलकुलेट करोगे? कुछ टूल्स होते हैं आपके पास, उसी के मदद से आप ये पता लगा पाते हो कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट चल रहा है कि आपके बिजनेस में मंदी चल रहा है। तो जब आप इसी चीज़ को ग्राफ के रूप में दिखा देते हो ना, उसी को कहा जाता है टाइम सीरीज ग्राफ। समझिए मेरी बात को। हमारे बिजनेस में क्या होता है, हमारे बिजनेस में या हर चीज़ में क्या होता है कि कभी प्रॉफिट होता है, यानी कि कभी बूम होता है, कभी डिप्रेशन होता है, कभी रिकवरी होती है। तो वो सब हमको पता कैसे चलता है? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, उन टूल्स की मदद से हमको पता चलता है। तो जब हम इन्हीं सब सिचुएशन का ग्राफ बनाते हैं तो उसको कहते हैं टाइम सीरीज ग्राफ। एग्जाम्पल कि अभी बहुत ज़्यादा बूम है, फिर धीरे धीरे डिप्रेशन आता गया, तो ये जो ग्राफ है ये क्या है? टाइम सीरीज ग्राफ है। क्लियर? चलो, इस टॉपिक इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो यार, हम जिस एज में रह रहे हैं वो है डिजिटल टेक्नोलॉजी का
एरा। मतलब अगर हमको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ कनेक्टेड फील करना है तो हम व्हाट्सएप यूज़ कर लेते हैं, फेसबुक यूज़ कर लेते हैं। हमको म्यूज़िक सुनना है या फिर मूवी देखनी है तो हम फ़ोन यूज़ कर लेते हैं। अगर हमको कहीं पर जाना है तो हम लोकेशन यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम अपनी डेली लाइफ में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। बट आपको क्या पता है कि हम टेक्नोलॉजी को पढ़ाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यार, आपसे बेहतर ये कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि अभी आप पढ़ ही रहे हो, वो भी टेक्नोलॉजी की मदद से। यूट्यूब पे आप पढ़ ही रहे हो टेक्नोलॉजी की मदद से। एंड आप यार सच में मैं आपको बहुत अच्छा मानती हूँ कि चलो आप टेक्नोलॉजी को पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हो, तो यू आर रियली ग्रेट स्टूडेंट। तो हम यही पढ़ने वाले हैं कि भाई जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आप उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हो। तो पहला जो टेक्नोलॉजी है वो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आपने ये कंप्यूटर शब्द ज़रूर से सुना होगा, एंड अभी तो सभी के पास कंप्यूटर होता भी है। इनफैक्ट आजकल जो हमारे पास स्मार्टफोन्स होते हैं वो भी कंप्यूटर की तरह ही काम करते हैं। लेकिन सवाल आता है कि हम कंप्यूटर की मदद से कैसे इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा कि कंप्यूटर में एक चीज़ आता है जिसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन, राइट। एक एप्लीकेशन आता है जिसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। आपके पास चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन क्यों ना हो, कितनी भी डिफ़िकल्ट थियोरी क्यों ना हो, आप उसे आसान बना सकते हो अगर आप उसे पीपीटी में डाल दो तो। कैसे मैम, एग्जाम्पल दो? तो एग्जाम्पल देखो इन्होंने दिया ही है, समझ लो कि आप किसी को बजट समझा रहे हो, ठीक है। बजट आपने 11th में पढ़ा होगा बजट। तो समझ लो आप किसी को बजट समझा रहे हो, तो आप बजट समझाने के लिए 3 स्लाइड का इस्तेमाल करोगे और सामने वाला बजट समझ लेगा। पहले वाले में आप उसको बता सकते हो कि भाई बजट का मतलब क्या होता है, और 2 अकाउंट जो होते हैं बजट के आप वो उन्हें समझा सकते हो। दूसरे में आप कंटेंट दिखा सकते हो कि हाँ भाई ये जो 2 अकाउंट हैं, ये जो 2 अकाउंट है इनके अंदर एक्चुअली में आता क्या है। और थर्ड स्लाइड में आप उनको एग्जाम्पल दे सकते हो, एक एक्चुअल बजट दिखा सकते हो। सो दिस इज़ हाउ आप इतना बड़ा कॉन्सेप्ट बजट उसको सिर्फ 3 स्लाइड में समझा सकते हो। दूसरा देखो, दूसरा है एक्सेल वर्कशीट। ये भी आपने सुना होगा, आपने इसे यूज़ भी करा होगा। इकोनॉमिक्स के अंदर यार बहुत सारा डेटा होता है, ठीक है। बहुत मतलब बहुत सारा डेटा होता है। रिसर्चर्स जो रिसर्च करते हैं, कभी कभार जब वो रिसर्च करने जाते हैं ना, तो उनको जो डेटा मिलता है वो मतलब हजारों के ऑब्जर्वेशन में होता है। फॉर एग्जांपल देखो, हम ये पता लगाने गए कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कितना आइटम बना रही हैं। तो ये तो नहीं होगा ना कि वो 1-2 आइटम बना रही होंगी, भाई वो बहुत लाखों या फिर हज़ारों आइटम बना रही होंगी। तो हमको जो ऑब्जर्वेशन मिला वो हज़ारों में होगा या वो लाखों में होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि उस डेटा को एक्सेल सीट के अंदर डाल देंगे। अब चाहे हमको प्लस करना है, एवरेज करना है, कोरिलेशन निकालना है, जो भी करना है हम इजीली कर सकते हैं, एक क्लिक में कर सकते हैं। बस हमको सही फॉर्मूला आना चाहिए। क्लियर? तो दिस इज़ हाउ एक्सेल वर्कशीट्स हेल्प। ओके। थर्ड है डायग्राम एंड ग्राफ। अब आपको तो पता चल ही गया कि इकोनॉमिक्स के अंदर डायग्राम और ग्राफ कितना इम्पोर्टेंट होता है। हम बहुत सारे डायग्राम और ग्राफ पढ़ते ही हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आप डायग्राम और ग्राफ बना सकते हो। वर्ड फाइल में कुछ सिंपल सी ड्राइंग टूल्स आती हैं, उसमें आप इजीली कोई भी डायग्राम बना सकते हो। तो दिस इज़ हाउ आपको ड्राइंग टूल्स मदद करती हैं जब आपको डायग्राम या ग्राफ बनाना होता है। तो फोर्थ है स्टोरेज टूल्स। अब हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना यार, तो बहुत सारे स्टडी मटेरियल का हम इस्तेमाल करते हैं, और हमें उन स्टडी मटेरियल्स को संभाल के रखना भी होता है। हमको बहुत अच्छी तरह से उसे संभाल के रखना पड़ता है। लेकिन जब आप उसको फिज़िकल नोटबुक या किसी मतलब नोटबुक में आपने अपना इंफॉर्मेशन लिख के कहीं आपने रख दिया, तो क्या होता है कि डर होता है कि वो ख़राब ना हो जाए, मॉइस्चर की वजह से, पेस्ट की वजह से वो ख़राब ना हो जाए, या फिर वो चोरी हो सकता है, आग लग सकती है। लेकिन आप उन सभी चीज़ों को ठीक से रख सकते हो कंप्यूटर में, कोई ख़तरा नहीं होगा। आप क्या कर सकते हो, उसे हार्ड डिस्क में रख सकते हो,
पेन ड्राइव में रख सकते हो, ईमेल में उसको ट्रांसफ़र करके कहीं भी ले जा सकते हो, ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, इन सब का आप यूज़ कर सकते हो स्टोरेज के लिए, ठीक है। एंड लास्ट है अदर टूल्स। अब कुछ और प्रोग्राम्स होते हैं लाइक SPSS, साजम, ई-व्यूज़, SS एक्सेट्रा। ये ऐसे टाइप के प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप अपना डेटा डाल सकते हो। वो जो डेटा है वो लैक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन में भी हो तो भी चलेगा, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा अगर आप इन प्रोग्राम्स में अपना डेटा डालोगे तो। हाँ, ये लेकिन थोड़े महंगे ज़रूर होते हैं, बट आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई में। नाउ क्वेश्चन इन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। भाई क्या खतरा है जब आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो। सबसे फर्स्ट तो यार, ये जो कंप्यूटर है जिससे आप पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ये बस एक चीज़ है। ये आप इसको एक स्टडी मटेरियल नहीं कह सकते हो। इट इज़ नॉट ए स्टडी मटेरियल। आप इसको एक स्टडी मटेरियल नहीं कह सकते हो कि जब भी आप पढ़ने बैठो आप कंप्यूटर को भी लेके बैठो क्योंकि वो एक स्टडी मटेरियल है, ऐसा नहीं है। हाँ, कंप्यूटर की मदद से आप आसानी से थोड़ा पढ़ लेते हो एंड फास्ट पढ़ लेते हो, लेकिन कभी ये मत सोचना कि ये पढ़ाई को रिप्लेस कर देगा, ये मत समझना। और अगर आप कंप्यूटर में राइट कमांड का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको लॉस हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से पढ़ाई कर रहे हैं तो। नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो पढ़ाई में वो है इंटरनेट टेक्नोलॉजी, एंड आई थिंक कि यही सबसे ज़्यादा फेमस है। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ इंटरनेट हेल्प्स इन स्टडिंग। इंटरनेट से हम कैसे पढ़ सकते हैं, तो देखो यार, सबसे फर्स्ट है ट्यूटोरियल्स। आजकल कुछ एजुकेशनल वेबसाइट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कुछ PPT और कुछ स्टडी मटेरियल अपने वेबसाइट के ऊपर डाल देते हैं और फिर आपको लिंक भेजते हैं कि ये लिंक है, इस पर क्लिक करो, आपको PPT मिल जाएगा, आपको मटेरियल मिल जाएगा, और फिर आप वहाँ जाते हो, PPT देखते हो और पढ़ते हो। तो ये एक तरीका है। दूसरा है एक्टिव लर्निंग। अब क्या होता है कि कुछ एक्सपर्ट्स वीडियो लेक्चर्स बनाते हैं और उसे अपने साइट्स पे डाल देते हैं, ठीक है, उसे अपने साइट पे डाल देते हैं, और आप क्या करते हो, आप रजिस्टर करते हो, पैसे भरते हो उन वीडियोस को देखने के लिए, और फिर आपको वो वीडियोस दिखाया जाता है और आप फिर पढ़ लेते हो, और आपको है ना वहाँ पे एकदम क्लासरूम की ही फीलिंग आती है। तीसरा है रीडिंग मटेरियल। आपको ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत सारे रीडिंग मटेरियल मिल जाते हैं, बहुत सारे आर्टिकल, जर्नल्स, ये सब आपको मिल जाता है। हाँ, कुछ बुक्स और कुछ जर्नल्स आपको पैसे दे के लेने पड़ते हैं एंड दे आर कॉल्ड ई बुक्स या ई जर्नल्स, लेकिन फ्री में भी बहुत कुछ इंटरनेट पे है, बस आपको सर्च करने की ज़रूरत है। चौथा है इन्फॉर्मेशन। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जस्ट सिंपली सर्च करो यार, आपको मिल जाएगा। अगर आपको डाउट है कि यार कौन सी यूनिवर्सिटी हमको इकोनॉमिक्स में डिग्री देती है या फिर और भी कोई अदर इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, तो सिंपली सर्च करो ना। देर आर वेरी देर आर मैनी सर्च इंजन्स, याहू, गूगल, बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं, सर्च करो, यू विल गेट। फिफ्थ है मिसेलिनियस। अब कोई भी चीज़ आपको चाहिए ना, कोई कोड चाहिए या फिर रेफरेंस बुक का नाम चाहिए, कुछ भी चाहिए, सिंपली यू कैन गेट इट ऑन इंटरनेट, ओके। सिक्स है डेटा। नाउ इकोनॉमिक्स के अंदर हम बहुत सारे सेकेंडरी डेटा इस्तेमाल करते हैं। मैम व्हाट डू यू मीन बाई सेकेंडरी डेटा? तो सेकेंडरी डेटा का मतलब वो डेटा है जो मैंने खुद जाकर नहीं लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक सर्वे कर रही हूँ कि इस सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं, तो मैं घर घर जाकर पूछूंगी कि भैया आपके घर में कितने बच्चे हैं, आपके घर में कितने मेंबर्स हैं। तो वो क्या है, मैं खुद कलेक्ट कर रही हूँ ना इन्फॉर्मेशन, तो उसको कहा जाता है प्राइमरी डेटा। मैं डेटा तो कलेक्ट कर रही हूँ लेकिन खुद से कलेक्ट कर रही हूँ। भाई सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि मैं सिंपली किसी को जाकर बोलूँगी कि भाई आप सेक्रेटरी हो, चलो बताओ इस सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं, तो वो जो सेक्रेटरी होगा वो मेरे को बता देगा कि इतने लोग रहते हैं। तो वो जो डेटा है वो सेकेंडरी डेटा है, वो मैंने कहीं से लाई है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बहुत सारे सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट बजट निकालते हैं उस बजट का इस्तेमाल करते हैं
हम क्या करते हैं, बैंकिंग का इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का इंफॉर्मेशन हमारे को चाहिए होता है, तो हम इन सब का डेटा ले सकते हैं अगर हम वेबसाइट पे जाएं तो। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही वेबसाइट पर जाओ और डेटा लो। अगर आप गलत वेबसाइट पर जाओगे तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आपको चाहे कितना भी डेटा चाहिए आप उसको ले सकते हो, बशर्ते आपको सही वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है, बस नाम दिए हुए हैं जिसे आपको रीड करना है। नाउ क्वेश्चन इन यूजिंग इंटरनेट फॉर एजुकेशन। भाई खतरा है इंटरनेट का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो पढ़ाई करने के लिए तो। भाई क्या खतरा है मैम? कोई खतरा नहीं है। अरे बता रहे हैं क्या खतरा है, देखो। तो कंप्यूटर की तरह ही इंटरनेट भी जस्ट एक टूल है, ठीक है। इट्स ओनली अ टूल। ये बुक्स को रिप्लेस नहीं कर सकता है, टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता है, हमारी सोच को रिप्लेस नहीं कर सकता है, हमारी क्यूरियोसिटी को रिप्लेस नहीं कर सकता है। इंटरनेट पे आपको बहुत सारी बकवास चीज़ें देखने मिलती हैं, बहुत इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग चीज़ें आपको इंटरनेट पे मिलता है। तो आपको वो सब अवॉइड करना चाहिए। अगर आप एक अच्छे रीडर हो तो आपको पता होना चाहिए भाई कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या नहीं पढ़ना है। आप जिस काम के लिए इंटरनेट पर गए, कुछ पढ़ाई करने के लिए गए, तो वो पढ़ाई करके वापस आ जाओ, इंटरनेट क्लोज करो, समझे। चलो, एंड लास्ट टॉपिक है डेटा सीडी। डेटा सीडी तो आपको पता ही होगा, कुछ इस तरह का दिखता है ना। सीडी आपको पता ही होगा। तो यही है, इसी के बारे में बात की जा रही है। सो कुछ अथॉरिटी और कुछ एजेंसीज, मतलब कि कुछ लेबोरेटरी, कुछ रिसर्च सेंटर, इनफैक्ट कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज, ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर उन सब को एक डिस्क में भर देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर उन सबको एक डिस्क में भर देते हैं और इसी डिस्क को कहा जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर डेटा सीडी। और फिर इसको बेच देते हैं वो लोग, किसको, रिसर्चर्स को बेच देते हैं, नहीं तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बेच देते हैं। अब देखो कुछ बहुत ही फेमस सीडीज़ हैं जिनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। CD of National Income Accounts of India, CD of Census of India, CD of Annual Survey of Industries in India, CD of NSSO। देन यहाँ पे अगेन एक CD है, बहुत बड़ा है। और कुछ एजेंसीज लाइक CMIE, ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग डेटा सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं। तो इन्हें भी हम खरीद सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन्हें कौन खरीदता है, इन्हें खरीदते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और कॉरपोरेशन वाले, क्योंकि यार ये डेटा सॉफ्टवेयर बहुत महंगे होते हैं। डिफ़िकल्टी इन यूजिंग डेटा सीडी। तो ये जो डेटा सीडी होते हैं इनमें बहुत सारा डेटा होता है, ह्यूज साइज ऑफ डेटा, बहुत डेटा होता है। तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब आप इसको यूज़ करते हो। तो इसीलिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से इसको यूज़ करना है, तभी आपको रिलेवेंट डेटा मिल पाएगा। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। फुल चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। समझ आया तो लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। मैं मिलूँगी चैप्टर नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा।